हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहली क्लास में फ्रेंड्स हमने संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित है। शक्ति स्वयं या अपने अधीनस्थ के मध्य से मंत्रिपरिषद, मीन्स जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के अधीन होती है, उसके अंडर वो ये दोनों मिलके कार्य करते हैं। या तो जो सारी कार्य प्रणाली जो शक्ति हैं संघ की वो राष्ट्रपति में या उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। जो राष्ट्रपति है वो जो कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। राष्ट्रपति एक बार सलाह पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। एक बार तो वो पुनर्विचार के लिए सलाह वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा आने पर उसे अपनाना पड़ेगा। यदि पुनर्विचार के बाद दोबारा सलाह आती है तो उसे अपनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आर्टिकल 77, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। भारत सरकार के जो भी कार्यपालिका के कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उसके बाद है भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय होंगे। भारत सरकार के जो भी निर्णय होंगे वो सारे राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 78, राष्ट्रपति पीएम से शासन विधि निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मीन्स राष्ट्रपति को पीएम से शासन की जो विधि है, उसका निर्माण है, उसके संबंधित जो भी जानकारी है वो राष्ट्रपति पीएम से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रिपरिषद से चर्चा करने को कह सकता है। मीन्स अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिपरिषद से किसी विषय पर चर्चा करनी है तो इस विषय के लिए वो मंत्रिपरिषद से चर्चा कर सकता है। पीएम का कर्तव्य राष्ट्रपति को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना है। मीन्स पीएम का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जानकारी मांगी गई है उसे मुहैया कराया जाए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। विधान पदों का पर नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75, बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। मंत्रिपरिषद पीएम की सलाह पर प्रसाद पर्यंत, मीन जो मंत्रिपरिषद है वो पीएम की सलाह से भी बन सकती है और प्रसाद परिषद मीन्स उसके एक तरह से उसके द्वारा या एक मतलब पीएम की सलाह से भी पीएम के प्रसाद स्वरूप भी मीन्स एक तरह से किसी को गिफ्ट कर दे कि हाँ उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य बना दे। राज्यपाल उपराज्यपाल प्रशासक नियुक्त करेगा। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 नियुक्ति और शपथ भी वही करेगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण CAG नियुक्ति और शपथ पद भी राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति। उसके बाद UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन की आयुक्तता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुजनजाति आयोग, OBC आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगों के सदस्य। इसके बाद यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वित्त आयोग, राज्यभाषा आयोग, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है वो इस प्रकार हैं। संघ की मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, राज्यपालक, उप राज्यपालक, प्रशासक, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रपति का गठन। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रपति गठन करता है किस चीज़ का गठन करता है। अनुजाति आयोग, अनुजनजाति आयोग, OBC आयोग, वित्तीय आयोग, इन सब का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अन्य जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है वो इस प्रकार है। प्रशासकों के मध्य से यूनियन टेरिटरी का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की घोषणा,
एवं प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, कैट राज्यों के मध्य सहयोग। उसके बाद यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा एवं शर्तें निर्धारण करना। उसके बाद आता है सैन्य शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति, मुख्य सेनापति, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उसके बाद युद्ध एवं शांति की घोषणा, ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राजनीतिक शक्तियाँ, अब राजनीतिक जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो इस प्रकार है। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधि, सभी संधियाँ एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे। कोई भी दूसरे देश से या किसी देश से संधि की जा रही है, समझौता किया जाता है किसी भी प्रकार का, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसके बाद राजदूतों, कूटनीतियों की नियुक्तियाँ आदि ये सब राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। व विदेशी राजदूतों का स्वागत भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। संसद के अंग के रूप में, अध्यादेश जारी करने के रूप में। जो प्रमुख विधायी शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 123 में दी गई हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे पढ़ते हैं। संसद में राष्ट्रपति की भूमिका, आर्टिकल 79, संसद, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, इसको संसद को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं संदेश होगा। आर्टिकल 86, राष्ट्रपति संसद को संबोधित अभिभाषण सामान्य किसी भी सदन को कभी भी समेकित अधिवेशन द्वारा दे सकता है। उसके बाद संदेश भेजना लंबित विधेयक के संबंध में किया जा सकता है। उसके बाद विशेष अभिभाषण जो आर्टिकल 87 में दिया गया है, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम सत्र में ये किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में ये किया जाएगा। उसके बाद है अभिभाषण, मंत्रिपरिषद तैयार करती है इसे। और उसके बाद संसद का सत्र बुलाना एवं सत्र समाप्ति की घोषणा करना, ये सब भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, इसकी विधायी शक्ति के अंदर आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 85, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत बुलाता है। ठीक है। उसके बाद सत्वसन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 85 में। उसके बाद लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनयन। आर्टिकल 331, राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तब 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत कर सकता है। ये राष्ट्रपति पर, ये जो पूर्णतः है राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 366, परिभाषा कि वो एंग्लो इंडियन कौन होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में यहाँ डिफाइन किया गया। आर्टिकल 366 में वह भारत का नागरिक हो, उसका पिता या पितृकुल यूरोपीय हो, माता मातृकुल भारतीय हो, उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। उसके बाद है 2020 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया। 2020 के द्वारा ये एंग्लो इंडियन वाला जो आरक्षण था इसे समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 80, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब जो राष्ट्रपति है उसको ये पावर है कि राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब वो जो 12 सदस्य हैं वो इन 4 क्षेत्रों में से आने चाहिए। पहला है साहित्य, दूसरा है कला, तीसरा है विज्ञान, चौथा है समाज सेवा। अब ये नहीं है कि किसी एक से या सब में से होना चाहिए, वो किसी में से भी हो सकता है। 12 के 12 2 में से भी हो सकता है, 4 में से 1 से, ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम आर्टिकल 108, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है लोकसभा तथा राज्यसभा की। ठीक है, उसके बाद विधि निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका। अब विधि निर्माण में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। विधेयक मीन्स बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित कर सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर व अधिनियम एक्ट लागू करेगा। सो फ्रेंड्स, आगे से कंटिन्यू रखते हुए हम चलते हैं आर्टिकल 111 विधेयक स्वीकृति से संबंधित शक्तियाँ। मीन्स विधेयक को स्वीकृति देना और उससे संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार है। पहले स्वीकार करना, उसके बाद अस्वीकार करना, ये भी राष्ट्रपति पर डिपेंडेड है। उसके बाद जो फ्रेंड्स है पुनर्विचार के लिए वापस भेज देना, ये भी राष्ट्रपति के पास एक बहुत अच्छी पावर है। उसके बाद यदि पुनर्विचार के बाद पारित होकर पुनः विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। मीन्स फिर तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके पास सेकंड ऑप्शन बचता ही नहीं है। उसके बाद हम आर्टिकल 200 पढ़ते हैं, जो कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी विधेयक बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के पास में उस विधेयक के लिए उपरोक्त 3 विकल्प हैं: स्वीकार करना, अस्वीकार करना, वापस करना। आर्टिकल 201 बताता है कि राष्ट्रपति के पास 3 ही रास्ते हैं बस भाई, या तो वो उसे स्वीकार कर ले, या उसे अस्वीकार कर ले, या उसे वापस भेज दे। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये 3 पे अटक जाती है गाड़ी। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं, यदि राज्य का विधेयक पुनर्विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो स्वीकारने बाध्य नहीं है। ठीक है, वह बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति पे रखे जाने पर विधेयक में जो राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व स्वीकृति पर रखा जाने वाला विधेयक है वो भारत की संचित निधि से खर्चे वाले विधेयक होंगे या राज्य पुनर्गठन के विधेयक। उसके बाद जो निम्नलिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखता है वो इस प्रकार है: चुनाव आयोग, एससी आयोग में, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय आयोग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट और बजट। ये सारी रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद में रखता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अभी अध्यादेश राष्ट्रपति कैसे जारी करेगा उसके बारे में 123 बताता है। तो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू रखते हैं, हम इसे पढ़ते हैं। जो अध्यादेश है वो अस्थायी विधि के द्वारा भी पारित हो सकता है, राष्ट्रपति जारी भी करता है। यह अधिनियम के समान भी है, वह शक्ति एवं सीमाएं भी रखता है। ठीक है, अब ये कब काम करेगा और कब पारित कर रहा है ये भी चलो अब आगे हम पढ़ लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के, जब संसद के दोनों सदन ही ना चल रहे हो तब ये चल सकता है, या संसद का एक सदन ना चल रहा हो तो ये हो सकता है, या तत्काल किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता पड़ गई हो तो ये भी किया जा सकता है, या मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी हो। इन चारों कंडीशन में अध्यादेश पारित हो सकता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब अध्यादेश में शक्ति क्या प्राप्त है? अब अध्यादेश को है कि यह एक अधिनियम है, अधिनियम के समान ही है ये। उसके बाद शक्ति एवं सीमाएं, ठीक है, दोनों इसे प्राप्त है। अध्यादेश कितने समय तक के लिए होता है? अब अधिकतम समय तो 6 माह है प्लस 6 सप्ताह। अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। मीन्स ये तो पूर्णतः ही राष्ट्रपति के मूड पर डिपेंड हो गया, वो जब चाहे इसे वापस ले सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के सदन के सत्र में उसे रखा जाएगा। अब अध्यादेश पारित तो हो गया, अब क्या होगा? जब संसद के सदन होंगे या जब भी संसद बैठेगी, उसकी मीटिंग होगी तो उसमें ये रखा जाना कंपल्सरी है। अब समाप्त कर दे या पारित कर दे या अधिनियम बना दे, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसके बारे में सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर पारित करना होगा।
अन्यथा अध्यादेश स्वयंतः समाप्त हो जाएगा। अगर सत्र शुरू होने के 6 माह के भीतर पारित नहीं हुआ तो ये अपने आप इसका तो डावाडोल हो जाएगा, ये ख़त्म है और ये दोनों सदनों की रजामंदी से होगा। नोट, जो सदन बाद में चालू होता है उस प्रारंभ से 6 सप्ताह, ठीक है, बाद में सदन के चालू होने के 6 सप्ताह से, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अध्यादेश की अब सीमाएं भी होंगी कुछ। तो अध्यादेश की सीमाएं ये अस्थायी विधि है और वैकल्पिक व्यवस्था है और विधायिका के समानांतर नहीं है। अधिनियम की सीमाएं इस पर भी लागू होती है। इसके बाद में संसद द्वारा 6 सप्ताह में पारित करना होगा ही होगा भाई। 6 सप्ताह में नहीं करा तो इसकी तो नैया डूब जाएगी, ठीक है। अध्यादेश संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद अध्यादेश की न्यायिक सीमा हो सकती है और जिसके बारे में कूपर केस भी दिया हुआ जो 1970 में है। बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश नहीं दिया जा सकता बिना पारित करने का प्रयास किए, जिसमें वाधव केस भी एक दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अध्यादेश संविधान संशोधनों के लिए नहीं है, मीन्स अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपातकाल यस ला सकते हैं, मीन्स अध्यादेश के द्वारा आपातकाल भी आ सकता है। जो 38 संविधान संशोधन 1975 में अध्यादेश न्यायिक सीमा नहीं थी। 44th संविधान संशोधन 1978 में उपरोक्त को दोनों को निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की वीटो पावर को लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।